Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your GKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो अभी तक हमने MCQs वगैरह किए हुए हैं वो अच्छे से आपने पूरे अटैम्प्ट कर लिए होंगे। और जितना कंसेप्ट था हमारा, क्योंकि अब आपको मालूम है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत ही जल्द जो है हमारा IGKO का एग्जामिनेशन होने वाला है। पूरी तैयारी हो रही है, अब बिल्कुल आखिरी चरण की तैयारी है। इस वजह से इस टाइम पे हम क्या करते हैं, PYQs करते हैं, राइट। तो पहले भी आपने PYQs किए हुए हैं, 2 सैम्पल पेपर्स आप पहले कर चुके हैं। अभी हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बाकी PYQs भी कर लेते हैं, ताकि आपको लास्ट मिनट का जो रिविजन होता है उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। IGKO आप जानते हैं, या GK जब मैं बात करती हूँ, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितनी पढ़ाई करेंगे उतनी कम है ना। मतलब अगर हम ये अनरियलिस्टिक गोल बना के चल रहे हैं कि भाई जो हमने पढ़ा है उसी में से आ जाए, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं होता, स्पेशली GK में। मतलब हम इसके लिए सिर्फ इतनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम अपना 100% दे सकते हैं कि हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लें, हम स्टैटिक GK को कंप्लीट कर लें, जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने शॉर्टी नोट सीरीज़ और हमारे करंट अफेयर्स का जो सीक्वेंस चलता है उसके थ्रू हम ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे पास थे हम वो भी कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैग्नेट ब्रेन्स आप जानते हैं एक ऐसा चैनल है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है आपके घर पर बैठ के, राइट। आपको ये नहीं कहा जाता कि 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, कोई सब्सक्रिप्शन लेना है या कोई फीस देनी है, इस तरह की कोई बात नहीं है। पढ़ाई अपन पूरी कर चुके हैं, तो अब जो लास्ट चरण है अपना कि अपन PYQs और सैम्पल पेपर भी कर लें, तो ऑलरेडी वो अपन कर चुके हैं। देखा जाए तो सैम्पल पेपर्स भी पहले हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपने किए नहीं है, राइट। लेकिन हम उस पर काम और कर लेंगे, ठीक है। ऑन दिस वी आर स्टार्टिंग विद दिस। एंड आज का जो हमारा PYQ है, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो अभी हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के। अब सबसे पहला क्वेश्चन जिस पे हम ले लेते हैं कि सॉरी, बात हम करने वाले हैं ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया की। अब 51 नेशनल पार्क्स हैं जिस पे हमने डिस्कशन किया था। हमने बायो रिजर्व वगैरह के ऊपर भी बात की है, हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे भी बात की है, राइट। तो ये सब कुछ जो टॉपिक्स हैं हम एनवायरनमेंट पे और किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमीलिया में अगर देखें तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एनवायरनमेंट में स्पेशली हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन का जवाब भी मैं एक्चुअली एक बार आपको दे चुकी हूँ। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जब हम बात कर रहे हैं सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि हम सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का, है ना, उसके लिए हम सुंदरबन का नाम जानते हैं। लेकिन अगर हम जिम नेशनल पार्क की बात करते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे पहले जो नेशनल पार्क स्थापित हुआ था वो था हेली के नाम पे, मैल्कॉम हेली के नाम पे हुआ था, जो कि गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंस के, है ना। उनके नाम पर जो सबसे पहला यूनाइटेड प्रोविंस, आप समझते हैं आज की डेट का जो यूपी उत्तराखंड का क्षेत्र है वो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था जब ब्रिटिशर्स का राज था, है ना। सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था मध्य प्रदेश का। तो उस टाइम पे जो सबसे पहला वो बना था, सबसे पहला नेशनल पार्क बना था, वो उसके गवर्नर के नाम पे था, जिनका नाम मैंने आपको बताया मैल्कॉम हेली। और ये बात हो रही है 19, कब की बात हो रही है बताइए, 1936 की, ठीक है। 1936 मतलब आप ये समझ गए कि ब्रिटिशर्स के अधीन थे हम इस टाइम पे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। लेकिन बाद में जब आज़ादी मिली हमको, देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो फिर ये सोचा गया कि भाई ब्रिटिश गवर्नर के पीछे नाम क्यों रखा जाए, है ना। तो फिर ये चेंज करके इसका नाम जो है एक ऐसी नदी के पीछे रखा गया जो उसकी लाइफलाइन मानी जाती है, और उस नदी का नाम जो था वो था रामगंगा। रामगंगा रिवर के ऊपर इसका नाम रखा गया। लेकिन उसी टाइम पे जिम कॉर्बेट जिन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, अगर आपने लिखा है तो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं करके उनकी बहुत फेमस किताब है, उनका 2 साल बाद, इसी टाइम पे ये नाम रखने के बाद 2 साल बाद उनका निधन हो जाता है, कहाँ पे, कीनिया में, ठीक है। और फिर उनको ऑनर करने के लिए, उनको आप कह सकते हैं एक तरह से सम्मान देने के लिए, ये हेली जो पार्क था, हेली नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया जाता है। और ये पहले उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन जब 2000 में स्टेट्स का बंटवारा हुआ तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 स्टेट्स बने। उस टाइम पे इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो आज की डेट में वहाँ पे आता है और कुमाऊं रीजन में आता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द बुक्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर।
अब इसमें जब मैं नाम ले रही हूँ आपको, तो आपको जो नाम है ऑब्वियसली सारे ही नाम जो हैं सारे क्लासिक्स के हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ने का शौक है, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये सारे नाम आप पहचान गए होंगे कि सारे ही अपने आप में क्लासिक हैं। अगर आप डॉन क्विजोट की बात करते हैं 70s की, तो आप जानते हैं कि बहुत ही क्लासिक किताब मानी जाती है। एक स्पेनिश राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी हुई किताब है, और डॉन क्विजोट आज भी बोला जाता है, जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट होता है उसको हम डॉन क्विजोट कहते हैं, राइट। तो ये जो है ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद जब हम बात करते हैं टेल्स ऑफ टू सिटीज़, तो ये ओलिवर ट्विस्ट आपने सुना है, तो ये उसी के राइटर हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक बहुत फेमस राइटर की बात कर रहे हैं जिनके नाम पे बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, जिसमें से सबसे फेमस काम जो माना जाता है टेल ऑफ टू सिटीज़ के अलावा अगर आप बात करते हैं तो ओलिवर ट्विस्ट उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो छोटा बच्चा रहता है जो चिमनी वगैरह साफ करता है, अगर आपने वो पढ़ी हो तो, ठीक है। तो ऑफकोर्स यू नो कि चार्ल्स डिकन भी सही है। एल्केमिस्ट, द एल्केमिस्ट पॉलो कोएल्हो की, जिसमें उन्होंने बात की है, जिसका बहुत फेमस लाइन है जो कि बाद में शाहरुख खान ने भी एक मूवी में बोली, ओम शांति ओम में, उसका हिंदी अनुवाद करके उन्होंने बोला कि जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने में, राइट। व्हेन यू वांट समथिंग विद ऑल योर हार्ट द यूनिवर्स कंस्पायर्स, है ना। द यूनिवर्स के कंस्पायर करने की थ्योरी कि यूनिवर्स कंस्पायर करता है वो चीज़ आप तक पहुँचाने की, इसकी बात करने वाले कौन है? इसकी बात करने वाले हैं पॉलो कोएल्हो। तो द एल्केमिस्ट इज द राइट आंसर। अब द लिटिल प्रिंस की बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि आंसर ये मिलता है कि लिटिल प्रिंस जो है वो गलत है ना, मतलब ये जो है गलत है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये एक बड़े फेमस राइटर हैं एक्सुपेरी करके। एक्सुपेरी की लिखी हुई किताब है ये, मतलब इनका नाम एंटनी, इनका नाम जो था वो फ्रेंच राइटर हैं बेसिकली। और उनके साथ एक और चीज़ हुई, मैं इनके बारे में लिखने से पहले आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा जब ये किताब इन्हें लिखी, मतलब 1940s की बात हो रही है ये, ठीक है। तो ये जो टाइम था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, और मतलब ये किताब हुई और बहुत फेमस हुई, और जिस महीने ये किताब पब्लिश हुई उसी महीने इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने फ्री फ्रेंच एयरफोर्स जो है वो ज्वाइन कर ली, ठीक है। फ्री फ्रेंच एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, और ये एविएटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, एरिस्टोक्रेट भी थे, बहुत सारे ही वोर मिनी हैट्स, ठीक है। नाम लिख रही हूँ मैं इनका, एंटनेट, नाम मैंने आपको इनका बताया, इनका नाम है एंटनी डी। एंटनी, वहाँ पे एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एंटनी सेंट। अब आपको जैसे मालूम है कि जब हम ये बात करते हैं फ्रेंच में, तो फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो एंटनी सेंट एग्जुपेरी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पर इसका अगर आप बोलेंगे तो इसको बोला जाता है एंटनी डे सेंट एग्जुपेरी, ठीक है। तो यहाँ पे डे भी आ जाएगा बीच में, आप डे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंच वर्ड्स का वो डिफरेंट होता है, फ्रेंच है। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने फ्रेंच एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, और फिर ये जब फ्लाई किया है इन्होंने, तो एक्चुअली एविएटर थे, फ्लाई किया इन्होंने, तो उसके बाद इनका जो प्लेन है वो डिसअपियर हो गया, और माना जाता है कि बाद में शायद इट वाज शॉट डाउन, लेकिन इसकी पुष्टि जो है आधिकारिक वो नहीं हो पाई, ठीक है। सो द राइटर फॉर द लिटिल प्रिंस इज एंटनी डे सेंट एग्जुपेरी। मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ द फ्रेंच नेम। सो द आंसर इज ऑफ कोर्स, as you know, D. Now, twice the FIFA Women's World Player of the Year, she was a part of United States team that won the Women's World Cup in 1991 and 1999, an Olympic gold medal in 1996 and 2004. She is the author of Go for the Goal, ठीक है, अ चैम्पियंस गाइड टू विनिंग इन द सॉकर एंड इन लाइफ। नाउ इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो दिख रही हैं आपको, आप इनकी शक्ल से अगर इनको पहचान पा रहे हैं, तो शी इज़ वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द परहैप्स, शी इज़ द बेस्ट सॉकर प्लेयर द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, द बेस्ट सॉकर फीमेल सॉकर प्लेयर द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और इनको पाँच बार कॉन्सिक्यूटिवली अगर आप इनकी बात करते हैं तो इनके नाम पे खिताब आए हैं, और इन्होंने यूएस में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, या अगर आप बोलते हैं कि सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली भी ये पहली महिला हैं। और इन्होंने जो किताब लिखी वो भी बहुत इनकी चर्चित किताब हुई, बहुत अक्लेम्ड हुई, और बहुत ज़्यादा लोगों ने, मतलब काफ़ी अगर आप कहते हैं वेल पब्लिश्ड, और बहुत नाम इस किताब ने कमाया, और बहुत सारे एक्लेड इस किताब को मिले। हम बात कर रहे हैं मिया हैम की। अब हम ये जो पौधा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, देखने में बहुत सुंदर दिखता है, पर इसके फ्रूट्स और इसका फल या उसकी जड़ जो, या इसकी जो बाक्स हैं, अगर आप उनकी भी बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा पॉइजनस होती हैं
द प्लांट शोज इन द गिवन पिक्चर इज वन ऑफ द पॉइजनस प्लांट फाउंड इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसको इलिनॉइस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, काफ़ी बड़ी संख्या में ये आप कह सकते हैं कि सदर्न पार्ट में भी पाया जाता है, सदर्न यूएस में भी पाया जाता है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं वो ह्यूमन कार्डिक टिश्यू मसल्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बहुत डेडली माना जाता है। इनफैक्ट इसको आप मान सकते हैं कि बिल्कुल कुछ ही समय में अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। और ये प्लांट है बेसिकली व्हाइट बेनबेरी प्लांट। Now, which of the following manuscripts have been included in the UNESCO's Memory of the World Register? UNESCO's Memory of the World Register की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जो कि काहे की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है जो आपका ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आप बात कर सकते हैं, इसमें भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, ठीक है, उसने सबमिट किया था अपने रिक्वेजिशन या उसने सबमिट किए थे असेसमेंट के लिए, और उसने सबमिट क्या किया था, ऋग्वेदों को सबमिट किया था असेसमेंट के लिए, और फाइनली ऋग्वेदों को इसमें जगह मिली थी, ऋग्वेदों को इसमें रखा गया था मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ऋग्वेद हमारे जो कि आप जानते हैं कि कहा जाता है कि मनुष्य द्वारा अगर आप कह सकते हैं कि रिटन स्क्रिप्चर्स, ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्चर्स हैं फॉर द मैनकाइंड, राइट, ऋग्वेद। इसमें आपको मालूम है जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था तो सबसे पुराना वेद जो माना जाता है, उसके बाद बाकी त्रय आते हैं जिसको आप कहते हैं, त्रय में कौन से 3 वेद आते हैं बाद के, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। ऋग्वेद आप पीरियड मानते हैं तकरीबन 1500 से 1000 BC तक के आसपास का कंपाइलेशन का टाइम जो है वो माना जाता है ऋग्वेद का। और ऋग्वेदों को और वेदों को क्या कहा जाता है, अपुरुषीय भी कहा जाता है। सो इट इज द ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट द मैनकाइंड और ऑफ द ह्यूमन काइंड। सो द आंसर इज Rigved. Now, which of the following convention is related to the migratory species of wild animal? अब इसमें आप जब बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस कन्वेंशन में जब ये बात की गई थी तो अगेन इंटरगवर्नमेंटल कन्वेंशन था, बात की गई थी CME की, ठीक है, CME बोला जाता है इसको, और ये आता है जो यूनाइटेड नेशंस की अगर आप बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत, ठीक है। और इसको कहा जाता है, जब इसको शुरुआत इसकी की गई थी तो बड़े उस पर स्टार्ट किया गया था, और इस पर बेसिकली माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो हैं वाइल्ड एनिमल्स की, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो उसको बेसिकली 1979 में स्टार्ट किया गया था, मतलब ये कन्वेंशन हुआ था, और उसके बाद से ये बात की गई कि इनके ऊपर कंजर्वेशन पे काम किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन माना जाता है जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। तो कब की है ये, 1979, as I told you. Right? So we are basically talking about what? We are talking about Bonn Convention. नाम आप समझ ही चुके हैं, स्विट्जरलैंड में हुआ था। Now, which of the following is the longest railway tunnel in the world? Longest railway tunnel आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो जापान में माना जाता है, लेकिन जब ये पेपर आया था, मतलब जबकि हम पेपर की बात करें तो ऑब्वियसली पुराना पेपर है, 1 साल पहले का पूछा गया होगा, ठीक है। उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो गोथार्ड बेस टनल जो है, जो कि स्विस एल्पाइन से बैरियर से आता है, उसको सबसे लंबा टनल माना जाता था। इसकी लंबाई अगर आप रेलवे टनल की मानते हैं तो तकरीबन 57.9 किलोमीटर्स के आसपास की इसकी लंबाई मानी जाती थी इस टनल की, ठीक है। तो इस वजह से इसको दुनिया का सबसे लंबा रेलवे टनल पहले माना जाता था। है कहाँ पे, जैसे मैंने कहा स्विस एल्प्स बैरियर को क्रॉस करके आता है। अब इसमें से जो हम बात कर रहे हैं फॉलोइंग इज द एनिमल वैक्स, तो उसमें से 2 वैक्स तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्नोबा एंड ओरिकरी वैक्स जो होता है ये प्लांट बेस्ड है ना, जिसमें से कार्नोबा जो होता है ये तो एक ब्राज़ीलियन पाम का वैक्स होता है। तो इसमें से एक वैक्स जो है जिसकी बात आपने सुनी भी होगी कि वुली जो एनिमल्स होते हैं उनसे ये वैक्स बनता है, ठीक है। तो वुली एनिमल्स के जो वूल होता है जिन पे, मतलब कौन से आप मान सकते हैं, शीप या ठंडी जगहों पर जो एनिमल रहते हैं उनसे ये वैक्स बनता है, हार्ड वैक्स होता है, इसको बोला जाता है लैनोलिन वैक्स। सो द आंसर इज लैनोलिन वैक्स।
Now, which of the following was an Indian archaeologist who discovered Mohenjo-daro site of the Indian Valley Civilization? इसमें मैंने आपको जब नेक्स्ट जो पुराने हमने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े थे तब हमने राय बहादुर दयाराम साहनी के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको ये बात बताई भी थी, तो आपके दिमाग में होगी भी। हमने बात की थी उन लोगों की, उन आर्कियोलॉजिस्ट की जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ढूंढ निकाला था, है ना। इसमें सबसे पहले जब हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बात की तो सबसे पहला नाम हमने जॉन मार्शल का लिया था, ठीक है। उसके बाद जो नाम आते हैं वो वत्स का नाम मैंने आपको बताया था, दयाराम साहनी का नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिन्होंने हड़प्पा की साइट खोजी थी। तो इसमें जो दूसरा नाम आता है वो आता है किसका, हम बात कर रहे हैं आर.डी. बैनर्जी की, जिनका नाम है राखलदास बैनर्जी या राखलदास बंदोपाध्याय। राखलदास बंदोपाध्याय, इनका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने मोहनजोदाड़ो की साइट खोदी थी, बल्कि खोज निकाली थी और उसमें खुदाई की थी, एक्सकवेशन किया था, बल्कि इन्होंने ये एक कह सकते हैं आप एक रिलेशन या एक आप कह सकते हैं सिनर्जी भी ड्रॉ की थी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की साइट जो है वो एक ही सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के को आप कह सकते हैं निखारने में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता करने में, या व्हेन यू से दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन सॉ द लाइट ऑफ द डे, वो अगर आप श्रेय देते हैं तो ज़्यादा बड़ा श्रेय जो है वो राखलदास बैनर्जी को जाता है। सो द आंसर इज डी, राखलदास बैनर्जी और आर.डी. बैनर्जी एज वी नो हिम। नाउ the British environmentalist is noted for his work on biodiversity and environmental refugees. He coined the term biodiversity hotspot and in the 1990s with a team of researchers identified 25 terrestrial hotspots of the world. Who is he? ये जब मैंने आपको पढ़ाया था, हमने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जब पढ़ाई की थी एनवायरनमेंट में, तब मैंने आपको इनका नाम भी बताया था और हमने इनके ऊपर क्वेश्चंस भी किए हुए हैं MCQ में। तो मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1988 में, ठीक है, 1988 में इन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के ऊपर बात की थी और तब इन्होंने 10 टेरेस्ट्रियल, अगर आप बात करते हैं तो 10 टेरेस्ट्रियल हॉटस्पॉट जो हैं वो ढूंढ निकाले थे और बाद में इसकी संख्या बढ़ के, जैसे आप पढ़ पा रहे हैं कि 1990s में टीम ऑफ रिसर्चर्स के साथ मिलके इन्होंने उस संख्या पे काम किया। 1988 में हुआ था सबसे पहले, ठीक है, और उस टाइम पे 10 थे, 10 टेरेस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स थे और बाद में इसकी संख्या बढ़ गई और इसका नाम, इनका नाम जो था वो था नॉर्मन मेयर्स। ऑलराइट, नाउ when we talk about another person, ये हम बात कर रहे हैं 1400-1500 सेंचुरीज में, ठीक है, बहुत पहले पहुंच गए हम। अब हम इनकी बात कर रहे हैं 1400 सेंचुरी में, या आप कह सकते हैं 1400 की शताब्दी में हम बात कर रहे हैं। ये एक इटालियन पेंटर थे जिन्होंने पेंट की वाइड रेंज ऑफ रिलीजियस सब्जेक्ट। उनका बेस्ट नोन वर्क जो था द बर्थ ऑफ वीनस एंड पैरावेरा। अब बात कर लेते हैं द बर्थ ऑफ वीनस की। जैसे मैंने कहा कि बहुत पहले हम पहुँच चुके हैं। इन्होंने ये जो पेंटिंग है अपनी बनाई थी, आप मान लीजिए 1480 में, तकरीबन 1480 में माना जाता है कि इन्होंने अपनी ये पेंटिंग बनाई थी और इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स। अगर आप वैन गॉग की पेंटिंग या पिकासो की पेंटिंग या लियोनार्डो माइकल एंजेलो की या लियोनार्डो ड विंची की, मैं कितना ज़बान में लड़खड़ा रही है, लियोनार्डो ड विंची की बात करते हैं तो उनके वर्क्स जितने फेमस हैं उतनी ही फेमस इनकी ये पेंटिंग मानी जाती है और नाम है इनका सैंड्रो बॉटिचेली, ठीक है। ऑफ कोर्स इटालियन है, नाम से आपको पता चल जा रहा है और वैसे इटालियन ऊपर लिखा भी हुआ है। Which of the following is the main constituent of vegetable oil and animal fat? अब ज़्यादातर जब हम लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं या फिर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते हैं तब हम ये बात करते हैं, राइट। और जब आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होता है तब आपसे कहा जाता है कि भैया जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। थोड़ा सा ज़बान घूम रही है मेरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन यही जो होता है वो मेन कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है किसका, वेजिटेबल ऑयल का और एनिमल फैट्स का। ऑलराइट, सो ये जो आंसर है आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लिपिड प्रोफाइल आप चेक कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और इसमें डॉक्टर्स आपसे अक्सर बोलते हैं कि अपना फैट इनटेक थोड़ा सा कम कीजिए, राइट। नाउ यू गॉट द आंसर सी। Now, the flag featured in the given picture is the horizontal tricolor flag which carries an emblem. The blue color of the emblem represents peace, the star represents diversity and unity, and the sun's rays symbolizes prosperity. Name the country to which the flag belongs. आपको बताना है कि ये फ्लैग किसको बिलोंग करता है, जिसमें ये बोला गया है कि ट्राई कलर है, जैसे हमारा तिरंगा है वैसे ही 3 कलर्स हैं इसमें भी, और इसका जो ब्लू कलर है वो एम्बलम रिप्रेजेंट करता है पीस को और स्टार रिप्रेजेंट करता है डाइवर्सिटी को और यूनिटी को, और सूरज की जो किरणें हैं
वो सिम्बलाइज करती हैं प्रॉस्पेरिटी को। अब मैं आपको बता दूं कि एक अफ्रीकन कंट्री का है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री का है, जिसको दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, और लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका नाम है इथियोपिया। इथियोपिया का फ्लैग है ये। सी इज द आंसर। नाउ epithets are unique names given to the places expressing the quality or special features that showcase the place। आपको याद होगा इस तरह का क्वेश्चन हमने एक और किया था जब हमने बात की थी लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा की, है ना। तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा की जब मैंने बात की थी वो हमारे एक और PYQ में था, ये दूसरा है। इसमें हम बात कर रहे हैं पर्ल ऑफ ओरिएंट। पर्ल ऑफ ओरिएंट आपने सुना होगा, अभी इसके ऊपर न्यूज़ पीस भी आई थी और अभी फिलहाल ये न्यूज़ में भी था कि पर्ल ऑफ ओरिएंट बेसिकली फिलीपींस को बोला जाता है, ठीक है। Now, which of the following storage devices use Accutator arm to read and write the data? Basically आपको जब समझ में आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक तरह का हार्ड डिस्क है जो कि ये काम करता है, और हार्ड डिस्क में जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क होती है वो इसका इस्तेमाल करती है। और आप बात कर रहे हैं किसकी? बेसिकली ए जो आप देख पा रहे हैं फोटो में, हम उसकी बात कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट हार्ड डिस्क। Now, select the incorrect match of the painting and the painter। अब इसमें से आपको बात करनी है पेंटिंग एंड द पेंटर। अब स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस बेसिकली एक फ्रेस्को है जो आप जानते हैं राफेल ने डिज़ाइन किया था, विच इज़ राइट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जब आप बात करते हैं जॉन वर्मियर की बात की जाती है तो आपको ये भी मालूम है कि इनकी ये पेंटिंग बहुत फेमस है। इसमें एक लड़की है जो एक स्कार्फ पहनी हुई है और पीछे की तरफ देख रही है, और उसके कान में एक इयररिंग है जो पर्ल इयररिंग चमक रहा है, इस वजह से इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लास्ट जो आ जाता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सपर, द लास्ट सपर, जो कि डिपिक्ट करता है किसको आप कह सकते हैं, मुरल पेंटिंग कही जाती है, जो बहुत फेमस है। माइकल एंजेलो जो कि रेनेसा के पेंटर माने जाते हैं। और आपको मालूम है कि जीसस क्राइस्ट की जो लास्ट वो मानी जाती है को इन्होंने ड्रॉ किया था और बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पेंटिंग मानी जाती है। तो द लास्ट सपर जो है माइकल एंजेलो का है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही पार्ट जो है अपने आप में सही है। एक फ्रेस्को है, एक मुरल है, डच और स्पेनिश, और सारे जो इटालियन पेंटर आप नाम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। सो द आंसर इज नन ऑफ दीज। नाउ ये जब मैंने आपको अशोका के बारे में बताया था तब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रुमंदाई पिलर की अगर आप बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की, ये अशोका की विजिट को एक्सप्लेन करते हैं। जब अशोका विजिट करते हैं, अशोका आपको मालूम है मौर्यन डायनेस्टी के सबसे बड़े, अशोका दी ग्रेट राजा माने जाते हैं, सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में उनके बेटे के बेटे थे, ये मतलब पोते थे बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्होंने अपना एम्पायर बहुत बड़ा बनाया था। कलिंगा वॉर के बाद इनका हृदय परिवर्तित हुआ और उसके बाद इन्होंने सारे धर्मा के और धम्मा के काम किए, और बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा इनका लगाव था। जो सांची के स्तूपास हैं जो बहुत फेमस हैं वो अशोका ने बनाए थे। हमारा जो लायन एम्बलम है जो कि आपको मालूम है सारनाथ का है, वो अशोका से लायन कैपिटल से प्रेरित है। और इसके अलावा क्या बोला जाता है, अशोका का चक्र, जो हमारा अशोक चक्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द व्हील ऑफ प्रोग्रेस भी जो है वो अशोका से आई है। अब इसमें मैं बता दूं, इसको और भी एक बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, ये आज की डेट में नेपाल में है। रुमेदाई पिलर की अगर आप बात करते हैं तो कुछ चीज़ें अशोका से काफ़ी इंपॉर्टेंटली पूछी जाती हैं, जिसमें एडिक्ट्स और पिलर्स जो है अशोका के बहुत फेमस माने जाते हैं। तो ये लुम्बिनी पिलर जो है नेपाल में, ये रुमेदाई पिलर को दूसरा नाम है, रुमेदाई पिलर का दूसरा नाम है। ऑलराइट, नाउ 18, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। बेसिकली आप जब ये बात कर पा रहे हैं मैकाफी की या कैस्पर्सकी की या पांडा की या आप उमंग की, तो आप एक बात समझ पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऐप्स की, ठीक। अब इसमें ऐप्स में इनमें कॉमन क्या है और ऑड वन आउट क्या है। तो आप मैकाफी आप जानते हैं बहुत फेमस एंटीवायरस है, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी, कैस्पर्स की सिक्योरिटी जो है वो भी एंटीवायरस है। पैंडा जो है वो भी मैलवेयर और एंटीवायरस से आपकी कंप्यूटर को सिक्योरिटी देता है, जबकि उमंग जो है एक तरह का ऐप है। तो ऑब्वियसली उमंग जो है इसमें से ऑड वन आउट है। सो द आंसर इज सी, उमंग। नाउ
जब मैं बात करती हूँ द फर्स्ट यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चेंज की जो कि 1995 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था और इसकी अहमियत क्या थी। सबसे बड़ी बात तो क्लाइमेट चेंज की बात जब मैंने आपसे की तो क्लाइमेट चेंज पे हमने बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें हमने COP26 से लेके क्योटो प्रोटोकॉल से लेके अगर आप बात करते हैं IPCC की, उन सब की भी हमने बात की है। बहुत सारी चीज़ें हमको निकल के उभर के सामने आती हैं। जिनीवा कन्वेंशन की भी बात हुई थी। इसमें आज हम अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये 28 से 7 अप्रैल के बीच में हुई थी। 28 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में हुई थी 1995 में, और ये होल्ड की गई थी कहाँ पे, बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। और इसके ऊपर काफ़ी सारी आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर चर्चा हुई थी, जिसको CCC भी बोला जाता है। और पहली बार आप कह सकते हैं कि एक तरह से कार्बन एमिशन को लेके, ये कार्बन एमिशन इतनी बड़ी समस्या है या मुद्दा है, इसको लेके चर्चा जो है हुई थी, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मार्च से लेके अप्रैल, 25 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक मानी जाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ये बात कॉन्फ्रेंस मानी गई है। बर्लिन जर्मनी। Which of the following gases is most commonly used as an inhalation aesthetics in the dental surgery? तो ये मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली डेंटल सर्जरी जब होती है, जब आपको रूट कैनाल वगैरह कराना होता है या कोई भी डेंटल प्रोसीजर आपको कराना होता है, तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो अगर आप इन्हेलेशन की बात करते हैं एनेस्थेटिक्स में, अगर डेंटल सर्जरी में, तो नॉर्मली आपको नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपको दी जाती है एज एन एनेस्थीसिया, राइट। और ये बाकी एम्बुलेटरी सर्जरीज में भी हेल्पफुल होती है, और आपका जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे भी पाई जाती है। So of course the answer is D, nitrous oxide. Now Rabat is the capital city of which place? यहाँ पे बेसिकली आपको फ्रेंच सेटलमेंट एंड फ्रेंच हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पता चलता है। काफ़ी अच्छा शहर, बड़ा खूबसूरत शहर ये माना जाता है, और ये स्थित है कहाँ पे, ये स्थित है बेसिकली मोरक्को में, ठीक है। तो रबात जो है वो सिटी है मोरक्को में। अटलांटिक एक जगह पे इसमें रिवर है, एक जगह पे अटलांटिक ओशन है, तो बीच का जो जगह है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक शहर जो है ये माना जाता है, और बहुत ही रिच है अपने कल्चरल हेरिटेज में भी और अपनी हिस्टोरिकल हेरिटेज में भी। नाउ the instrument of instructions contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as। अब आपको ये बता दूं मैं कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिक्स्ड बैग कहलाता है, मिक्स्ड बैग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी काफ़ी सारे फीचर्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिए थे, ठीक है। उसमें से जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको इस बारे में पढ़ाया हुआ है कि जब हमने अपने DPSPs की बात की थी, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि वो लिए गए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और आपसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है। लेकिन इनके साथ एक और चीज़ है कि इसको लीगल सैंक्शन नहीं माना जाता, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एज अ कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस माने जाते हैं, पर इनको लीगल सैंक्शन या दे आर नॉट टू बी क्या कह सकते हैं आप, चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट DPSPs. Now, directed the movie Neerja and was ranked as number 11 at the most awarded directors at the Gunpowder Report. अब आपको मूवी नीरजा की बात हो रही है, तो बात हो रही है एक बायोग्राफिकल मूवी की, जिसमें नीरजा भनौत की बात हो रही है, जो कि 23 वर्ष की वो होती 2 दिन बाद, मतलब 23 वर्ष की भी नहीं थी, एक बहुत ही यंग एयर होस्टेस थी, और जिन्होंने, जब आपको मालूम है, पैन अमेरिका की जो फ़्लाइट थी 73, जिसका कराची से, जो कि बॉम्बे से कहाँ जा रही थी, न्यूयॉर्क जा रही थी, जिसका जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसको 1985 में क्या कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, ठीक है। और वहाँ पे बाकी लोगों की जान बचाते बचाते और बाकी लोगों को सेव करते करते उनको क्या किया था, ये जो एयर होस्टेस थी नीरजा भनौत, इनकी अपने जन्मदिन जो 23 तारीख उनका जन्मदिन, जो 23वां इनका जन्मदिन होता, उससे जस्ट 2 दिन पहले इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है, कैजुअल्टी हुई थी। और इनको अशोक चक्र जो है भारत की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भी अवार्ड ऑफ वेलर इनको दिए गए थे, उनकी लाइफ पे आधारित थी। इसमें सोनम कपूर ने बहुत शानदार और बेहतरीन भूमिका जो है अदा की थी। और इसमें आप कह सकते हैं कि सोनम कपूर, जिनके बारे में आप जानते हैं, उनको एज अ फैशनिस्टा जानते हैं, लेकिन इस पिक्चर में उन्होंने अपनी एक्टिंग का भी लोहा मनवाया था, ठीक है। तो अभी बात हो रही है इसके डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर मैं आपको बता दूं कि इनके डायरेक्टर का नाम है राम माधवानी, ठीक है।
अब बात हो रही है अपॉइंटेड एज यूकेज न्यू पोएट लॉरियट। अब पोएट लॉरियट की बात होती है बेसिकली, तो ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ब्रिटिश एक आप कह सकते हैं एक कस्टम जैसा है, जब आपको पहले के टाइम पे जो भी एक पब्लिक गैदरिंग्स होती थी या कोई ऑफिशियल फंक्शन होता था या एक ऑफिशियल कोई पोएट होता था जिसको पोएट लॉरियट के खिताब दे दिया जाता था, मतलब उसको एक आधिकारिक तौर पर पोएट लॉरियट जो है वो निर्वाचित किया जाता था और उसका काम होता था कोई भी रॉयल, उसमें क्या बोलते हैं, कोई भी रॉयल फंक्शन होगा या रॉयल सेरेमनी होगी तो उसको काम दिया जाता था, उसके लिए स्पेशली उसको कोई पोइट्री कंपोज करनी होती थी। ठीक है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम, ड्राइडन से लेके टेड ह्यूज तक का नाम जो है इसमें आता है। ठीक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस एक आप कह सकते हैं ऑनररी आप कह सकते हैं एक पोजीशन मानी जाती है। अभी जो है अगर 2019 की आपको एक बात समझनी होगी कि हम बात कर रहे हैं अभी 2019 के PYQs की, है ना, तो जाहिर सी बात है कि जो आप बात कर रहे हैं वो पहले की होगी। तो इसमें नाम जो है वो साइमन का आता है जो 10 मई 2019 में जाके जो है वो पोएट लॉरियट बने थे। ठीक है, बनी थी। और उसके बाद अगर आज की डेट में मतलब 10 मई 2019 में शी बिकेम अ पोएट लॉरियट। ठीक है, कौन? साइमन आर्मिटेज, अगर इनका नाम लेते हैं। और उसके बाद इनका जो काम था वो काफ़ी सराहनीय था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया। और इसमें मैं बता दूं कि आज की डेट में अदा लाइमन जो है उसका उनको ये खिताब हासिल है। अब इसमें विच एंटीबायोटिक हैज़ बिन रिसेंटली बैन फॉर फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स बाय हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें नाम आता है कोलिस्टिन का। कोलिस्टिन को बैन कर दिया गया है किसी भी प्रकार से, ना वो एज अ फूड सप्लीमेंट, एज एक्वाटिक एनिमल्स को, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी तरह के उसमें नहीं दिया जाएगा। उसमें ओरिजिनेटेड आप कह सकते हैं ना फिशिंग को दिया जाएगा, ना एनिमल फीड में दिया जाएगा, ना पोल्ट्री में दिया जाएगा, ना एक्वेटिक एनिमल्स को दिया जाएगा, किसी भी तरह से नहीं दिया जाएगा। उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो बात हो रही है किसकी? कोलिस्टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्पेस पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट। बेसिकली 2019 की बात हो रही है, इसलिए फ्यूचर टेंस में बोला जाता है विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो आपको ये स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा ऐसा स्टेट है जिसमें साक्षरता का जो परसेंटेज है सबसे हायर है, रेशियो सबसे हायर है, मेल फीमेल रेशियो बहुत बढ़िया है। और इसके जो आप जानते हैं त्रिवुवनंतपुरम, सॉरी थोड़ा सा आज मेरी ज़बान में शायद कोई दिक्कत हो रही है, आई थिंक सो। तो त्रिवुवनंतपुरम में अगर आप जानते हैं तो केरला में क्या है, आप वहाँ से जो बहुत फेमस है वो आपके शशि थरूर साहब हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पे स्पेस पार्क है, स्पेस पार्क जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो शुरुआत के तौर पे इसको माना जा रहा था या देखा जा रहा था, वो देखा जा रहा था कि इंडिया में बडिंग जो एक पायनियर प्रोजेक्ट के तौर पे या फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पे इसको देखा जा रहा था कि ये एक तरह से ग्राउंड बनेगा, जिसको कहते हैं ना एकदम पायनियर ग्राउंड बनेगा स्पेस प्रोग्राम्स के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ थी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये APJ अब्दुल कलाम साहब जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, जो कि स्पेस साइंटिस्ट थे, आप जानते हैं उससे जुड़े हुए थे। हमारे यहाँ कितना बड़ा उनके अगर आप देखते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो उनकी आप कह सकते हैं गाइडेंस में हुआ था, उनके उसमें वो बना था, राइट। तो उनका भी एक म्यूज़ियम है जो कि आपको इसी की वेसिनिटी में मिलता है। तो बात हो रही है इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस पार्क जो है वो केरला में है, त्रिवनंतपुरम में। Who won the men's single Yonex All India England Badminton Championship 2000 held in March? ये बेसिकली कैंटो मोमोटा ने जीती थी। ठीक है, कैंटो मोमोटा ने जीती हुई थी ये 2000 बेसिकली मार्च 2019 में ये चैम्पियनशिप हुई थी, उसको कैंटो मोमोटा ने जीता था। नाउ ग्रेटा थनबर्ग की अगर हम बात करते हैं, 16 साल की बच्ची थी, स्टूडेंट थी, एक्टिविस्ट थी, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, जिसने नॉमिनेट किया गया जिसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। उसने एफर्ट जो है वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे डाला और इसने क्या किया था, जो उसके देश की जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे इसने साइकिल पे गई थी और जहाँ पे जाके एक तरह से आप कह सकते हैं धावा या धरना जो है बोलने वाली स्थिति आ गई थी। और जो लॉ मेकर्स थे उसको कंपेल कर दिया था उनको कि आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ ना कुछ सोचना, कहना, बोलना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं झंझोर के रख दिया था
10-15 साल की बच्ची ने, ठीक है। और इसको फेमसली अगर उसका वीकली प्रोटेस्ट जो है वो कब उसने चालू किया, 2018 में। मात्र 15 साल कुछ महीने की उम्र थी इनकी, और बाईसाइकिल जो है वो पार्लियामेंट, स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर लेके गई थी, और इन्होंने कहा कि स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट साइन के साथ। और इसको अगर जैसे मैंने कहा कि स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर खड़ी हुई थी, तो आपको नाम क्लियर है कि कहाँ के बिल्ला से हैं ये, बेसिकली स्वीडन से हैं ये। नाउ अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंसमेंट, ये आपने बहुत न्यूज़ में भी था, आपने सुना भी होगा, बहुत इसको वेलकम किया गया था कि उसमें पहले जो वुमेन थे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आया करती थी, अब परमानेंट कमीशन के लिए औरतों के लिए रास्ता खोल दिया गया था। इसको जेंडर इक्वालिटी के लिए एक बहुत बेहतरीन स्टेप माना गया था। और इस पर बहुत सारी न्यूज़ और चर्चा जो बनी थी वो ये थी कि 10 की 10 ब्रांचेस जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस की, इंडियन आर्मी की, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि इंडियन आर्मी की पूरी 10 ब्रांचेस में अब परमानेंट कमीशन जो है वो औरतों को मिलेगा। सो द आंसर इज ऑफ कोर्स ए। Now, the New Delhi Declaration on Asian Rhino 2019 is signed by 5 countries for the conservation and protection of the rhinoceros species at the recently held second Asian Rhino Range Countries meeting in New Delhi। इंडिया और भूटान के अलावा कौन सी और कंट्रीज थी मैं आपको बता दूं, इसमें IUCN या एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ जो बाकी अगर आप बात करते हैं तो IUCN आप जानते हैं कि रेड लिस्ट जारी करता है IUCN अपनी, है ना। तो रेड लिस्ट बहुत, रेड लिस्ट क्या होती है, बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड या आप कह सकते हैं वल्नरेबल जो होते हैं एनिमल्स, उनका नाम अगर रेड लिस्ट में आता है तो मतलब क्या, उनकी जो संख्या है वो उसमें भारी गिरावट है और एक्सटिंक्शन की कगार पे जा सकते हैं, वल्नरेबल है उनकी संख्या और इसलिए उनको बचाने की ज़रूरत है ना। तो इसमें IUCN ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो एनवायरनमेंट में काम करती हैं उन्होंने भी इसमें खासा अपना योगदान जो था वो दिया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोजेक्ट के अलावा और भी सारे जो NGOs वगैरह थे वो भी इसमें कोलैबोरेटेड थे, और 5 कंट्रीज इसमें जानी जाती हैं जिन्होंने इसमें बहुत ही जिसको आप कहते हैं इन्होंने साइन किया और उस पर इन्होंने बाद में जाके काम भी किया, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं भारत और भूटान के अलावा नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये कंट्रीज थी साउथ एशिया की और एशियन कंट्रीज थी बेसिकली जिसने इसमें काम किया था। नाउ अब वी शुड बाय प्रोडक्ट दैट हैव इको मार्क्स, बिकॉज हमें इको मार्क वाले प्रोजेक्ट क्यों खरीदने चाहिए, प्रोडक्ट क्यों खरीदने चाहिए, बहुत सही सी बात है, सीधी सी बात है। इको मार्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बात वैसे भी समझ में आ जाती है कि अनअडल्ट्रेटेड हैं, इकोनॉमिक हैं या इको फ्रेंडली हैं या फैट फ्री एंड हेल्दी हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम इको की बात करते हैं तो इको प्रोडक्ट में हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि वो इकोनॉमिकली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। सो द आंसर इज बी, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। Now, which of the following you should avoid while presenting a speech? अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि स्पीच, ठीक है, जैसे आज मैं जो बोल रही हूँ, आज मेरी ज़बान जो है थोड़ी सी फंबल कर रही है ना, आज मेरी ज़बान जो थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, तो ये चीज़ जो आप स्पीच देते हैं तो उसमें नहीं होनी चाहिए, राइट। आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग स्लोली एंड क्लियरली, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, च्यूइंग गम एंड ब्लोइंग bubbles, no, not at all, exhibiting confidence, of course। अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाई देना चाहिए, है ना। आप अगर फंबल हो रहे हैं या आप परेशान हो रहे हैं या आपकी जिसको आप कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डामाडोल हो रहा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक गुड स्पीचेस, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एग्जिबिट योर कॉन्फिडेंस। सेकेंड थिंग इज़ ऑफकोर्स आपको बहुत धीरे धीरे ऐसे बोलना है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आए और क्लियरली समझ में आए, ठीक है। इसके अलावा आई कांटेक्ट बनाना ऑडियंस के साथ बेहद ज़रूरी है। बिना आई कांटेक्ट बनाए, बिना अच्छा आई कांटेक्ट स्थापित किए आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे। सो द आंसर बी इज़ ऑल्सो राइट। सो ऑफकोर्स इसमें से एक ही एक्सेप्शन है, वो क्या है कि अगर आप च्युइंगम खा रहे हैं और वो बबल फुला रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड। सो द आंसर इज सी। नाउ you receive a phone call on your father's mobile from the person who is saying that he is calling from bank and ask you for your father's debit card details and password. He also says that if you don't give all the details, the card will be blocked immediately. What would you do? आंसर वैसे मुझसे मार्क हो गया है, तो खैर इसमें मैं आपको बता दूं कि जब आपसे पूछा जा रहा है, स्पैम कॉल्स एंड फेक कॉल्स आते हैं, जब आपसे पूछा जाता है होक्स कॉल्स, कि आपसे बोला जाता है कि हम फला बैंक से कॉल कर रहे हैं और अगर आपने हमको डिटेल्स नहीं दिए तो आपका इमीडिएटली आपका जो अकाउंट है वो सीज कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, डेबिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड जो है वो होल्ड पे डाल दिया जाएगा। तो आप क्या करते हैं, फटाफट अपना ID और CVV नंबर वगैरह सब बता देते हैं, है ना, नंबर और CVV नंबर। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आप इसमें से सीधी सी बात है, आप
या तो आप ये सोचें कि मैं सर्विस प्रोवाइडर है, बैंक से फ़ोन कर रहा है तो मैं दे देता हूँ, आपको कैसे पता बैंक से फ़ोन कर रहा है, राइट। दूसरी बात, आप उससे पर्पस पूछेंगे कि भैया क्या काम है, थोड़ा बहुत आप उससे तफ्तीश करेंगे कि नहीं तो वहाँ पे तो हम आके करा लेंगे, नहीं तो उसमें क्या है ये है, वो आपको कन्विंस कर लेता है, फिर आप दे देते हैं। तीसरा ऑप्शन जो मैं मार्क कर ही चुकी हूँ कि नेवर गिव एनीबडी योर पासवर्ड, जो कि बिल्कुल सही है। आपको कभी भी किसी भी हाल में किसी भी प्राणी को, और सारे बैंक्स जो हैं वो आपको समय समय पे मैसेज भी भेजते हैं कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी CVV या पासवर्ड या पिन आपसे नहीं मांगते हैं, राइट। तो आपको किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से अपना पिन जो है उनको नहीं देना है। गिव हिम ऑल द डिटेल्स ऑफ द कार्ड माइट बी ब्लॉक। तो ये तो बिल्कुल ही कोई सेंसिबल आंसर ही नहीं है कि आप ये दे दें और सोचें कि भैया मेरा कार्ड ब्लॉक ना हो। कार्ड ब्लॉक हो भी जाएगा तो क्या होगा, कस्टमर केयर पे कॉल करना या फिर बैंक जाना, वहाँ पे अपनी डिटेल्स जमा करना और चालू जाएगा कार्ड। अगर सही भी हुआ तो, वैसे होता ही नहीं है, सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी बैंक आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता, स्पेशली ओवर द फोन कॉल। फाइन। नाउ 34th में हमें क्या करना है, हमें मैच कॉलम करने हैं विद 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन फ्रॉम द गिवन कोड्स। अब ये जो है ये आपको मालूम है बाउंड्री लाइंस की बात हो रही है, जैसे हमारे यहाँ किसकी बात होती है, हम भी रैडक्लिफ लाइन और ये सब आपने लाइन सुनी है ना, जो मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था, मैकमोहन लाइन, रैडक्लिफ लाइन, ये आपने सुनी होंगी, राइट। तो उसी तरह 38th पैरेलल, 49th मैनरहिम एंड मैगनॉट की बात हो रही है। अब आपको मालूम होगा, अगर इसमें से आपको 2-3 भी मालूम है, जैसे मैं आपको बता दूं 38th पैरेलल की अगर आप बात करें तो 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कनेक्ट करने वाली लाइन है, ठीक है। 49th पैरेलल बहुत फेमस लाइन है जो कि कनाडा और US के बीच में है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये आंसर अगर मैं यहाँ पे इस तरह से जोड़ रही हूँ तो ये आंसर आप जानते होंगे। मैनरहिम लाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो बताइए कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है, ये बेसिकली रशिया और फिनलैंड के बीच में है। और मैगनॉट लाइन जो है वो किसके बीच में है, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है। ये बेसिकली बाउंड्री है जो कि दो कंट्रीज़ जो कि लैंड शेयर करती हैं उनके बीच में जो बाउंड्रीज हैं उनको करती हैं। तो ऑब्वियसली द आंसर इज़ एज यू नो सीधे सीधे डी होगा, ठीक है। मार्किंग हम कर ही चुके हैं तो उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। नाउ 35th क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यू आर ए कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम इन एन इंपॉर्टेंट मैच योर टीम लूजेस, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट बिहेवियर ऑन योर पार्ट। अगर आप क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं और आपकी क्रिकेट टीम जो है हार जाती है तो आपको क्या करना चाहिए एज अ कैप्टन। आप दूसरी टीम ने जो जीत लिया उसको हूट करने लगेंगे। दूसरा, आप यू विल शाउट आउट द एम्पायर वॉज इन देयर फेवर, आप कहेंगे कि भैया एम्पायर ने क्या है धोखाधड़ी की है और उनके साथ मिला हुआ था, ये करेंगे। आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप जाएंगे आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे विनिंग टीम को और उनके टीममेट्स को, और अपने टीममेट्स को आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और अपने टीममेट्स को कहेंगे कि लूजिंग, हारना जीतना जो है वो गेम का हिस्सा होता है, और ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे, ठीक है। या फिर आप ब्लेम करेंगे अपने टीममेट्स को और कहेंगे, उनको कहेंगे कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, अगर तुम्हारा फॉर्म ऐसे ही चलता रहा और तुम ढंग से नहीं खेले तो मैं तुम्हें सेलेक्ट नहीं करूंगा और मैं नई टीम सेलेक्ट कर लूंगा। जाहिर सी बात है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे और आप क्या करेंगे, आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे ईच मेंबर को ऑफ द विनिंग टीम एंड टेल योर टीममेट दैट लूजिंग इन अ गेम डज नॉट मेक वन अ लूजर। नाउ इसमें से जो नाम है, इसमें से मैं बता दूं आपको, जब हमने स्पोर्ट्स किया था तब हमने काफ़ी सारा कुछ डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जानते हैं ये दो क्वेश्चंस जो हैं हम स्पोर्टिंग इवेंट में जब हमने स्पोर्ट्स का MCQs किए थे और उसके जो क्वेश्चंस किए थे उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर आप जानते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनकरेक्ट मैच। ही इज जमैकन रिटायर्ड स्प्रिंटर एंड 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 4 and 100। सबसे पहले में ही हमें पता चल गया कि ये तो हम जानते हैं ग्रैंड चाइल्ड हैं, क्वीन एन की बेटी थी, है ना। और इनको आपको BBC ने क्या किया था, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जो है इनको नवाजा गया था, ये आप जानते हैं। रमित टंडन स्क्वॉश प्लेयर हैं, ये भी आप जानते हैं। SS प्रसाद जिनके बारे में मैंने कहा था, DLF गुड़गांव में मैच हुआ था और 7 पॉइंट से इन्होंने स्कोर किया था, हम ये भी जानते हैं। तो एक ही नाम जो हमें समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है और नाम दिया गया है उनमें कोई मैच नहीं है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं जमैकन रिटायर्ड स्प्रिंटर का जिन्होंने 100, 200 मीटर सब जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव गेम्स में जीती हैं, हम उनकी बात कर ही नहीं रहे। माइकल हेक्टर जो है बेसिकली वो सॉकर प्लेयर हैं, राइट, फुटबॉल प्लेयर हैं। तो ये फुटबॉल और एथलीट रेस कोई आपस में कोई सरपैरी नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो आंसर है हमारा क्या है, ए है, तो हम जानते हैं, ठीक है। ऑन दिस नोट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द PYQ। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2019 के PYQs थे, आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हम करेंगे 2020 और 21 के PYQs, वो भी हम पढ़ लेंगे, अच्छे से करेंगे, एंड देन वील गेट बैक टू
क्या हमारे सैम्पल पेपर्स भी हो गए हैं, तो हमें किसी भी तरह की अब डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर थ्रू विथ आवर सब्जेक्ट, हमारा पूरा का पूरा कवर हो चुका है, सब बढ़िया से हो चुका है। तो अब अपन को क्या करना है, अब जो अपना IGKU का एग्ज़ाम है उसको लेके अपन कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, आई होप, राइट। अब नेक्स्ट चीज़, अब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारे जो करंट अफेयर्स हैं बेसिकली, है ना, वो हमें पूरे के पूरे एक बार ब्रशअप कैसे कर सकते हो, लास्ट में कैसे पढ़ाई करनी है, उसका एक बेसिक जो मूल मंत्र है वो क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा करंट अफेयर्स एक बार फिर से रिवाइज कर लो। मतलब जो क्वेश्चंस हैं जो पढ़े थे, जो हमने MCQs पढ़े हुए हैं ना, वो एक बार सारे पढ़ लो, सबके जितने हमने कंटेंट किए हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप हमसे अगर कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। हमारी बुक्स और ई-बुक्स वगैरह जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, 100% आप फ्री में वॉच कर सकते हैं। ई-बुक्स और बुक्स के लिए आप चाहें तो इसमें बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट जो है आपको हमारा मिलेगा। जो आपको कहाँ मिलेगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हमें, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू फॉर दैट। ठीक है, नाउ वी आर साइनिंग ऑफ एंड आई एम सेइंग थैंक यू टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।